हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रत्यय के विषय में। इसके पहले कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी उपसर्ग और अव्यय पर। अगर आप में से किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है, उपसर्ग के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आपको उपसर्ग वाली वीडियो दिख जाएगी। और भी संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम शुरुआत करते हैं प्रत्यय की, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक मेरे साथ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय। और जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रत्यय शब्द में कौन सी धातु है, तो इसमें अय धातु है। कौन सी धातु है? अय धातु है। और अगर प्रश्न आए कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें अच प्रत्यय लगा हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय तो खुद एक प्रत्यय शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। प्रत्यय तो लगता है सब और शब्दों में, हो सकता है कंफ्यूजन ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये प्रत्यय शब्द बना है ये खुद में इसमें अच प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से मैंने आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाया था, इसीलिए जो लोग मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके एक बार देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग में उपसर्ग लगा है, सृज धातु है और घ्या प्रत्यय मिलकर जो है उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें प्रति उपसर्ग, अय धातु और अच प्रत्यय मिलकर प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है और जो परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे बस उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। और आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बना, कौन से सूत्र से बना। देखिए, इतना डिटेल आएगा नहीं, आपको परीक्षा पास करनी है। तो आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा और एक शब्द को पकड़िएगा कि अगर ये शब्द आता है तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। वो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी, ताकि इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर फटाक से लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय जो है ये वर्ण समूह या किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। जो ये प्रत्यय होते हैं ये किसी वर्ण समूह या किसी धातु या शब्द के अंत में, धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग हमने पढ़ा था कि ये किसी धातु या शब्द के शुरुआत में लगते हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। लेकिन जो प्रत्यय होता है वो प्रायः धातु के अंत में लगता है। प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। याद रखिएगा दोनों बातें। अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार की। तो देखिए, प्रत्यय तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से बात की जाए तो बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से मैंने लिख दिया इसीलिए कि मुख्य रूप से प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, इसके अंदर भी प्रत्यय होते हैं, कृत के अंदर भी प्रत्यय होते हैं, तद्धित के अंदर कई प्रत्यय होते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से प्रत्यय की बात करेगा तो आप 2 ही प्रत्यय बताइएगा कि प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय समझ में आ गया, किस उपसर्ग, किस धातु, किस प्रत्यय से बना है। उसके बाद हमने जान लिया कि प्रत्यय जो है वो जुड़ते कहाँ पे हैं, तो वो धातु के अंत में जुड़ते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यय होते कितने हैं। तो प्रत्यय भैया 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। 2 ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो अब हम समझेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है
कि धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने बस इतना ही लिखा है कि देखिए जो ये कृत प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय जो होते हैं प्रायः धातुओं के अंत में लगते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना, ये प्रायः शब्दों के अंत में लगते हैं। शब्द जैसे राम, ये शब्द है ना, तो उन शब्दों के अंत में लगेंगे। राम हो गया, बालक हो गया, इन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातुओं में लगते हैं। धातु में जैसे पठ धातु, लिख धातु, गम धातु, ये सब धातुएं हैं। इन धातुओं के अंत में प्रायः कृत प्रत्यय लगते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो ये धातुओं में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है ये कहाँ लगते हैं? तो ये जो है शब्दों में लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, धातुओं के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, लेकिन अब आगे कह रहे हैं कि धातुओं के अंत में जो धातु हैं, जैसे पठ धातु, लिख धातु, ये सब जो धातु होते हैं, इन धातुओं के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो प्रायः दो प्रकार के प्रत्यय यूज होते हैं धातुओं में। ठीक है, तो पहला जो प्रत्यय है वो है कृत प्रत्यय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देखा जाए तो यहीं से पूछे जाते हैं। 80% चांसेस हैं कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, कृत प्रत्यय से। तो पहला जो प्रत्यय है, धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, उसमें पहला कृत प्रत्यय है और दूसरा होता है तिंग प्रत्यय। पहला कृत है, दूसरा तिंग प्रत्यय है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, जो कृत प्रत्यय हैं इसमें आते हैं जैसे अत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर इत्यादि, ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। आदि मतलब कि अभी और भी हैं, इतने ही नहीं हैं, अभी और भी हैं, इनकी संख्या कई हैं कृत प्रत्यय की, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं ये यही इन्हीं सब में से आते हैं। और तिंग प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे टिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय। टोटल 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोचेंगे 18 प्रत्यय, अपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, धातु रूप मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें लकार चलाए थे हमने 9 आत्मनेपदी के, 9 परस्मैपदी के। अब आप सोचेंगे 9 कहाँ? तो भैया जब प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष था और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन था, तो 3 3 6 3 त्रिका 9 हुआ ना। तो 10 लकारों में जो चलने वाले प्रत्यय होते हैं वो यही तिंग प्रत्यय होते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो कृत प्रत्यय होते हैं ये प्रायः धातुओं के अंत में लगते हैं। इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? इसमें आपका आएगा कत्वा, अत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन, त्वत, अनियर इत्यादि प्रत्यय जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तिंग प्रत्यय की। तो ये तिंग प्रत्यय आपके कहाँ लगते हैं? तो ये स्पेशली जो 10 लकार, जो लकारों की संख्या 10 बताई गई है, जिसमें से हमने 5 लकार को पढ़ाया है। परीक्षा में उन्हीं 5 लकारों से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए 5 लकार को पढ़ाया गया है। तो उन 10 लकारों में इन्हीं तिंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कितने प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्यय? वो 18 प्रत्यय होते हैं। इसकी संख्या जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है तिंग प्रत्यय कुल कितने होते हैं, तो ये टोटल 18 होते हैं। अब 18 कैसे होते हैं? अगर आपको ये याद रहा कि लकारों में ये चलाए जाते हैं, तो आप जानते हैं जब आप लकारों की बात करें तो एक लकार अगर आप पढ़ते हैं लट लकार, तो उसमें कुछ पद आपके आत्मनेपदी के होते हैं, कुछ परस्मैपदी के होते हैं। तो अगर आत्मनेपदी का आप ले लेंगे तो आत्मनेपदी में 9 प्रत्यय लगते हैं। भाई 3 पुरुष वाले हो गए और 3 इधर से ले लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले, तो 3 त्रिक का 9, एक में 9 चला ना, तो 9 परस्मैपदी का हो गया, 9 आत्मनेपदी के, तो 9 9 18 हुआ ना। तो इस हिसाब से जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो 18 होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसकी संख्या ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या से पूछ सकता है कि तिंग प्रत्यय में कुल कितने प्रत्यय होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो ये 18 है। प्रश्न ये भी बना सकता है कि लकारों में चलने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तो जो लकारों में प्रत्यय चलते हैं उन्हें हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रायः धातुओं के अंत में लगते हैं। अब हम बात करते हैं जो तद्धित प्रत्यय है।
तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया कि जो तद्धित प्रत्यय है वो प्रायः शब्दों के अंत में लगते हैं, मतलब शब्दों से लगते हैं। जैसे राम शब्द हो गया, बालक शब्द हो गया, हरि शब्द हो गया, इन शब्दों के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं इनको हम देखते हैं। तो तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रत्यय आते हैं। पहला है सुप प्रत्यय। पहला कौन सा? पहला है सुप प्रत्यय। अब ये सुप प्रत्यय जो है ये वही प्रत्यय हैं जो हमने 7 विभक्तियों और तीनों वचनों में प्रयोग किया था। सु और जस अम और सस ने भ्याम भिष डे भ्याम भस, ये वाले जो सूत्र आते हैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब नहीं पूछा जाता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब बात करें सुप प्रत्यय की, तो सुप प्रत्यय जो होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो 21 होती है। अब आप कहेंगे ये 21 प्रत्यय कौन से हैं? तो ये वही 21 प्रत्यय हैं जो 7 विभक्तियों 3 वचनों में लगते हैं। 7 विभक्ति यानी कि आपने याद किया ना, राम का रूप रामः रामेम रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, ये 7 विभक्तियों में याद किया है आपने। और जो लास्ट में आपका संबोधन होता है वो क्या होता है? वो प्रथमा की तरह ही चलता है। तो इस तरीके से अगर कंफ्यूजन हो कि संबोधन को लेके 8वां, तो नहीं, संबोधन का जो रूप चलता है वो प्रथमा की तरह चलता है, इसलिए उसका नहीं लिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सुप प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों से लगते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 21 होती है। प्रश्न ध्यान रखिएगा, सुप प्रत्यय प्रायः शब्दों से में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं और इनकी संख्या 21 होती है। उसी जगह तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो प्रायः धातुओं से लगते हैं और तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? वो होती है 18, जो कि लकारों में चलने वाले प्रत्यय जो यूज होते हैं वो तिंग प्रत्यय ही होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं। ये भी शब्दों में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो स्त्री प्रत्यय हैं, जैसे कि टाप, टीप, टिश, डिन आदि। ये सारे के सारे प्रत्यय कैसे हैं? ये स्त्री प्रत्यय हैं आपके। फिर आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये इसमें आते हैं मतुप, अड़, इन आदि। तो देखिए तद्धित प्रत्यय तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। तो पहला है सुप प्रत्यय, जो कि शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हैं। तो आपको ये चीज़ याद हो जाना चाहिए कि कौन से प्रत्यय आपके धातुओं से लगते हैं और कौन से प्रत्यय आपके शब्दों से लगते हैं। तो देखिएगा अभी जितना मैंने पढ़ाया मैं उसी की बात कर रही हूँ, कुछ आगे से नहीं जा रही हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्यय जो होते हैं यहाँ पे देखिए, प्रत्यय जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। अब बात करें कृत प्रत्यय की तो ये प्रायः धातुओं से लगते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये प्रायः शब्दों से लगते हैं। ये क्लियर हो गई। जो धातुओं से लगते हैं और जब इनकी हम बात करते हैं तो धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो कृत प्रत्यय है, लेकिन दूसरा जो है तिंग प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जो है ये कत्वा, अत्वा, ल्यप, तुमुन, त्वत, अनियर इत्यादि जैसे प्रत्यय जो है ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम तिंग प्रत्यय की बात करें तो जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो प्रायः आपके जो 10 लकार होते हैं उनमें चलने वाले जो प्रत्यय होते हैं 9 आत्मनेपदी के और 9 परस्मैपदी के, उन प्रत्ययों की संख्या 9 9 18 हो गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो 18 होते हैं, वही जो लकारों में प्रयोग किए जाते हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं बस रिपीट कर रही हूँ। तो ये हो गया धातुओं के अंत में लगने वाले। अब बात करेंगे शब्दों के अंत में लगने वाले। तो शब्दों के अंत में लगने वाले तो पहला तो यही है तद्धित प्रत्यय ही, जो शब्दों के अंत में लगता है। दूसरा होता है सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय जो है ये वही सुप प्रत्यय हैं जो 7 विभक्तियों और तीनों वचनों में लगते हैं, जिनकी संख्या अगर पूछी जाए तो सुप प्रत्यय की संख्या 21 होती है और तिंग प्रत्यय की संख्या 18 होती है। दोनों को ध्यान रखिएगा, जिसकी संख्या 18 है वो धातु के साथ लगता है, जिसकी संख्या 21 है वो शब्द के साथ लगता है।
बात करें स्त्री प्रत्यय की, तो स्त्री प्रत्यय भी जो है वो प्रायः शब्दों से लगते हैं। तो देखिए प्रश्न बन सकता है कि जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो प्रायः किससे लगते हैं, शब्दों से या धातुओं से, तो वो लगते हैं धातुओं से। स्त्री प्रत्यय किससे लगता है, तो स्त्री प्रत्यय शब्दों से लगता है। प्रश्न आ जाए तद्धित प्रत्यय किससे लगते हैं, तो ये प्रायः शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे तो आप समझ जाएंगे। आगे कुछ नहीं दिक्कत है, आगे बस पहचानना है, लेकिन यहाँ पे चीजें समझने वाली थी। ये आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अत्वा प्रत्यय की। अत्वा प्रत्यय की हम बात करेंगे कि पहला प्रत्यय कौन सा है। अभी तक तो हमने सारे प्रत्ययों के बारे में देखा ना कि कौन से धातुओं से लगते हैं, कौन से शब्दों से लगते हैं, किनकी संख्या कितनी है। अब हम चलिए एक एक प्रत्यय को पढ़ते हैं। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रत्ययों को हम लेके आए हैं, ठीक है। तो इनको देखिएगा। जैसे जो त्वा प्रत्यय होते हैं इनको आप समझिएगा। कहते हैं कि जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब जो क्रिया समाप्त हो गई है उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रा पठित्वा गृहं गच्छति, मतलब कि छात्र पढ़कर घर जाता है, यानी कि उसका जो पढ़ने का काम है वो पूरा हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो घर को जा रहा है। तो पढ़ने का काम जो है वो समाप्त हो चुका है। तो नियम कहता है कि समाप्ति क्रिया में जो है त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो पढ़कर यानी कि पठित, जो ये पठित्वा में जो है इसमें त्वा प्रत्यय लगा है। तो देखिए यहाँ पे बन गया पठित्वा। और इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो ये है। आपसे ये नहीं पूछेगा इतना लंबा चौड़ा कि कथन बना के, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता हो पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कैसे प्रश्न पूछ ले, हो सकता हो ऐसे ही पूछ सकता है कि वो कौन से प्रत्यय हैं जिसमें एक ही कर्ता द्वारा एक की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, तो समाप्ति क्रिया में जो है उन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं त्वा प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी हम पहचान देख लेते हैं। जो त्वा प्रत्यय होते हैं, जो अत्वा प्रत्यय होते हैं, इसमें प्रायः त्वा या फिर ट्वा शेष बचता है। कहीं कहीं पर ज़्यादातर तो ट्वा देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ट्वा देखने को भी मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा ये टा कहाँ से आया। आपने पूर्व रूप पर रूप संधि पढ़ी है स्वर संधि में, तो वहाँ पे आपने देखा है कि अगर जो है तालव्य श होता है तो वहाँ पे चा वर्ग हो जाता है, अगर मूर्धन्य श होता है तो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी नियम से जो है यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है कुछ वर्डों का। अब इसमें ज़्यादा हमें बहुत घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर घुसते चले जाएंगे ना तो फिर संस्कृत कभी समाप्त ही नहीं होगा हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो हमें पहचानना है। तो देखिएगा जो अत्वा प्रत्यय होते हैं इसमें त्वा और ट्वा शेष बचता है, ये इसकी पहचान है। अब देखिएगा आप कैसे पहचान जाएंगे। पहचान आपको समझ में आ गई। इसमें लास्ट में त्वा या फिर ट्वा शेष बचता है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे क्री धातु है, अब इसमें अत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, कृत्वा बन गया। पा धातु है, अत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, पित्वा बन गया। हस धातु है, अत्वा प्रत्यय लगा तो हसित्वा बन गया। जी धातु है, अत्वा प्रत्यय लगा तो जीत्वा बन गया। कथ धातु है, अत्वा प्रत्यय लग गया तो कथित्वा बन गया। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथ धातु का। इसमें जो अत्वा प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, कथित्वा बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप जो मैंने बताया है कि इसमें क्या शेष बचता है, सब में त्वा त्वा शेष बच रहा है ना, त्वा त्वा सब में शेष बच रहा है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस ये देखना है कि किसमें अंत में क्या शेष बच रहा है। तो इसमें त्वा शेष बच रहा है, तो आप जानते हैं ये तो अत्वा प्रत्यय का उदाहरण है कि अत्वा प्रत्यय में बताया गया है कि इसमें त्वा शेष बचता है। तो इसकी पहचान आप कर लेंगे। कोई भी शब्द दिया है अगर उसमें लास्ट में त्वा लगा है या ट्वा लगा है तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, अत्वा प्रत्यय है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। पहचान को ध्यान में रखिएगा तो चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय।
लेप प्रत्यय की बात करें अगर हम, तो लेप प्रत्यय जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए जैसे त्वा प्रत्यय अभी आपने पढ़ा ना, सेम उसी तरह लेप प्रत्यय भी है, कुछ अंतर नहीं है, बस एक चीज का अंतर है, बस एक चीज का अंतर है। अभी मैं बताती हूँ वो क्या अंतर है, देखिएगा। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, मतलब जो धातु दिया है, धातु से पहले अगर उसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो अत्वा के स्थान पे लेप आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर कोई धातु है, ठीक है, और धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, उसमें अत्वा के स्थान पे लेप आदेश हो जाता है, और जो लेप होता है, लेप में ला और पा का जो है लोप हो जाता है और बचता क्या है, या शेष बचता है। मतलब कि इसकी पहचान है कि जो लेप प्रत्यय होते हैं उनके अंत में केवल या देखने को मिलेगा, बाकी ला और पा का जो होता है लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, या शेष बचता है। तो इसकी पहचान बहुत आसान है। जैसे आपने त्वा प्रत्यय पढ़ा तो उसमें त्वा शेष बचा है, आपको समझ में आया। अब लेप प्रत्यय में आप ये जानिए इसमें बचता क्या है, तो आपने जाना ये कि इसमें जो है बस या शेष बचता है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसकी एक और शर्त है कि इसमें क्या होता है, धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक शब्द है यहाँ पे भू है, भू धातु है, लेकिन भू धातु के पहले अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु उपसर्ग है ना, कल मैंने आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाया है। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ पहले कल वाली वीडियोस देखिएगा, उस तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो भू धातु है, अनु उपसर्ग है, तो नियम कहता है कि अगर उपसर्ग है और उसके धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे अत्वा की जगह लेप आदेश हो जाता है। तो लेप यहाँ पे आ गया। अब आप जानते हैं लेप में बचता क्या है, केवल या शेष बचता है, ला और पा का लोप हो जाता है। अब ये मत जानने का प्रयास करिएगा ला और पा का जो है लोप कहाँ से होता है। अगर आप इसमें एंट्री कर गए ना तो यही आप प्रत्यय पढ़ते पढ़ते आपको 4 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि इसमें शेष क्या बचता है, इसमें आपका या शेष बचता है। तो जब इसका हम प्रत्यांतर रूप बनाते तो बन जाएगा अनुभूय। तो आपको देखिए क्या देखना है, जैसे आपको ये शब्द थोड़ी ना देगा, आपको ये शब्द देगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए आप पहले देखेंगे कि इसमें या शेष बच रहा है, तो या शेष बच रहा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये तो लेप प्रत्यय का है। लेकिन ऐसे ही मत पहचानिएगा, या तो है लेकिन इसके साथ साथ एक और शर्त इसकी होनी चाहिए कि इसमें उपसर्ग होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में देखिए इसमें उपसर्ग भी दिया है, वि उपसर्ग आपने पढ़ा था ना, विहार करके विजय करके जो कल हम लोगों ने शब्द पढ़े थे तो वो वि उपसर्ग के उदाहरण थे। और यहाँ पे देखिए या शेष बचा है, इसमें भी प्रा उपसर्ग आपका लगा है, इसमें भी प्रा उपसर्ग लगा है, या शेष बचा है, इसमें भी या शेष बचा है, अनु उपसर्ग लगा है। तो सभी में उपसर्ग भी लगा है और साथ में लास्ट में या शेष बचा है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह समझ में आ गया। लेप प्रत्यय जो है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, लेप प्रत्यय की पहचान करने के लिए सबसे सीधा जो तरीका है वो ये है कि पहले आप देखिए क्या उसमें कोई उपसर्ग है। अगर आपको उपसर्ग दिख रहा है तो फौरन आप लास्ट में चले जाइए और ये देखिए क्या उसमें लास्ट में या शेष बच रहा है। अगर या शेष बच रहा है, उपसर्ग भी है, तो यानी कि ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तुमुन प्रत्यय। अब देखिएगा तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे किसी भी शब्द, किसी भी धातु में अगर के लिए का अर्थ बताना है तो वहां पर हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, इस तरीके से। तो पठितुम गंतुम, इस तरीके से इसमें शब्द बनता है। ये आपको समझ में आया। इसमें आपको फोकस कहाँ करना है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। तुमुन प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, जो तुमुन प्रत्यय होते हैं, इसका मैंने एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पे। बालका पठितुम विद्यालयम गच्छति। हाँ, बालक जो होता है विद्यालय में जो है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए जाता है ना, तो पठितुम यहाँ पे लगा है, के लिए के अर्थ में हमेशा तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। पहचान इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो तुमुन प्रत्यय होता है इसमें जो है
तुम शेष बचता है। जहां भी आपको लास्ट में तुम नजर आएगा समझ जाएगा ये तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, इसमें तुम शेष बचता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं कैसे आप देखें पहचानेंगे। जैसे देखिए भू धातु है, ठीक है, ये भू धातु है क्योंकि आप जानते हैं ये सारे धातुओं से लगे होते हैं। ये सारे जो प्रत्यय होते हैं ये सब कैसे प्रत्ययकृत प्रत्यय हैं और ये सब प्रायः धातुओं से लगे होते हैं, अभी आपने पढ़ा है। तो भू धातु हो गया और तुमुन प्रत्यय हो गया। तो तुमुन प्रत्यय जब है भू धातु में लगा है तो क्या बन जाता है, भवितुम बनता है। पठ धातु तुमुन प्रत्यय बन जाएगा पठितुम। गम धातु तुमुन प्रत्यय गंतुम। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में क्या क्या दिख रहा है आपको, तुम शेष दिख रहा है ना, तुम सब में आपको तुम शेष दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लब धन तुमुन, अब यहाँ पे क्या बन गया, लब धुम बन गया। तो आप सोचेंगे तुम नहीं धुम यहाँ पे है, यहाँ पे धुम है ना, आपको यही लगेगा कि यहाँ पे तो धुम है तो कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन नहीं भैया, ये परिवर्तन हुआ है। ता का ता जो है वो अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, ठीक है, तो वो धा में परिवर्तित हो गया है, तो ये बन गया है लबधुम, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी और एग्जाम्पल हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्रीधन तुमुन बराबर कर्तुम, प्रच्छधन तुमुन, सॉरी यहाँ पे प्रच्छ नहीं होगा, यहाँ पे श्रो होगा, श्रोधन तुमुन बराबर श्रोतुम होगा, जी धन तुमुन बराबर जेतुम होगा। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ। यहाँ पे शुरू हो जाएगा, श्रोधन तुमुन बराबर श्रोतुम। तो देखिए तुमुन प्रत्यय में आपको सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है, अंत में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। और अगर तुम दिख रहा है तो आप फौरन समझ जाएगा ये तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। अत्वा प्रत्यय पढ़े, अत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। ल्यप प्रत्यय की बात करें तो ल्यप प्रत्यय में या शेष बचता है, लास्ट में या देखना है और स्टार्टिंग में उपसर्ग देखना है। तुमुन प्रत्यय की बात करें तो इसमें तुम शेष बचता है। तो ये तीन पहचान तो आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है यत प्रत्यय। अगर हम यत प्रत्यय की बात करें तो देखिएगा, यत प्रत्यय की अगर हम बात करते तो इसमें भी या शेष बचता है। जैसे हमने ल्यप प्रत्यय में पढ़ा था कि इसमें या शेष बचता है, वैसे ही यत प्रत्यय में भी या शेष बचता है। अब आप कहेंगे कंफ्यूज ना हो जाएं दोनों में, अगर दोनों में शेष बचता है, नहीं कंफ्यूज होंगे। कैसे, उसमें केवल या शेष बचता है, केवल या शेष बचता है और आपको लास्ट में या ही दिखेगा। बचता इसमें भी या शेष है, लेकिन अगर इसमें पुल्लिंग का शब्द है तो उसके अंत में प्रायः विसर्ग देखने को मिलेगा या के साथ। स्त्रीलिंग का शब्द है अगर तो या पे आ की मात्रा देखने को मिलेगी, मतलब कि या देखने को मिलेगा। नपुंसक लिंग का है तो हमेशा आपको यम देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि अगर पुल्लिंग का शब्द है तो यह होगा, स्त्रीलिंग का है तो या होगा, नपुंसक लिंग का है तो यम होगा। यत प्रत्यय जो होते हैं वो प्रायः तीनों लिंगों में चलते हैं, ये इसकी विशेषता है। और ल्यप प्रत्यय जो हमने पढ़ा था उसकी विशेषता थी कि स्टार्टिंग में उसमें उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, पर यत प्रत्यय में ऐसा कुछ भी नहीं है। यत प्रत्यय जो होता है वो प्रायः तीनों लिंगों में चलता है, मतलब कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और पुल्लिंग में जो रूप चलेगा उसमें लास्ट में आपको या के साथ विसर्ग देखने को मिलेगा। स्त्रीलिंग में या पर आ की मात्रा मिलेगी और नपुंसक लिंग में जो रूप चलता है वो यम यम करके चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि यत जो होता है, यत प्रत्यय जुड़ने के बाद अगर उस धातु में कोई स्वर है तो स्वर को गुण आदेश हो जाता है। स्वर को कौन सा आदेश होगा, उसको गुण आदेश हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे पहला है ची धातु। ची धातु में यत प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, चयनम, सॉरी चयम बन गया। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे गुणादेश हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ स्वर है ना, यहाँ पे आ स्वर है, या के पहले आ स्वर है, तो अगर स्वर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण आदेश हो जाएगा। और गुण आदेश में एक मात्रा दिखती है, आप जानते हैं गुण में एक मात्रा दिखती है, वृद्धि में दो मात्रा दिखती है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी पहचानने की। तो चेयम हो गया, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। देखिए इसमें लास्ट में यम दिख रहा है तो ये नपुंसक लिंग का है। पुल्लिंग में जाएगा तो चेयह बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा चेया। ये समझ में आया। इसी तरह श्रु धातु के साथ अगर यत प्रत्यय लगा है तो नपुंसक लिंग में श्रव्यम बन जाएगा,
पुल्लिंग में श्रव्य बनेगा और स्त्रीलिंग में श्रव्या बनेगा। पा धातु है, यत प्रत्यय है, तो नपुंसक लिंग में पेयम बनेगा, पुल्लिंग में पेयः बनेगा, स्त्रीलिंग में पेया बनेगा। भू धातु है, यत प्रत्यय है, तो नपुंसक लिंग में भव्यम बनेगा, पुल्लिंग में भव्यः बनेगा और स्त्रीलिंग में भव्या बनेगा। तो आपको क्या याद रखना है, देखिएगा, जैसे आपने लेप प्रत्यय के बारे में पढ़ा है कि उसमें या शेष बचता है, ठीक वैसे ही इसमें भी यत प्रत्यय में या शेष बचता है, ता का लोप हो जाता है। लेकिन ये यत प्रत्यय जो होता है वो तीनों लिंगों में चलता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेप प्रत्यय जो था वो क्या था, उसमें उपसर्ग युक्त, मतलब वो उपसर्ग उसमें लगा होता था ल्यप प्रत्यय में, वो उसकी विशेषता थी कि उसमें उपसर्ग जरूर होगा धातु के साथ। पर इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं होगा, इसमें या शेष बचेगा, लेकिन हाँ ये तीनों लिंगों में चलता है। तो अगर नपुंसक लिंग का शब्द है तो उसके अंत में यम होगा, पुल्लिंग है तो यह होगा, विसर्ग के साथ होगा, देखिएगा। और अगर स्त्रीलिंग है तो या होगा। स्त्रियां जो होती हैं, कहा जाता है ना स्त्री पत्नी, स्त्री पत्नी ऐसा समझ लीजिए, तो पत्नी में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, तो या वैसे ही स्त्री जो होगी उसमें हमेशा बड़ा आ देखने को मिलेगा लास्ट में। स्त्री हमेशा बड़ी होती है इसलिए बड़ा आ देखने को मिलेगा। पुरुष जो होते हैं वो स्त्री के आगे बेचारे होते हैं, जल्दी शब्दों को बोल नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं, इसलिए क्या देख रहा है, देखिए लड़खड़ा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अटक अटक जा रहे हैं। अटक अटक जा रहे हैं यानी कि विसर्ग के रूप में, एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ, इसको आप समझिएगा। अटक रहे हैं यानी कि विसर्ग को अटकना इसलिए हम बना दिए क्योंकि पूरा शब्द नहीं है ना, एक बिंदी बिंदी दिख रही है, तो ऐसे समझ जाइएगा। पुरुष जो होते हैं वो बेचारे हो जाते हैं, बेचारे हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अटक अटक जा रहे हैं यानी कि बिंदी बिंदी के रूप में चल रहे हैं। ये मतलब मैंने इसलिए बोला कि ताकि आपको ये कभी भूले ना कि पुल्लिंग के जो शब्द होंगे उसमें विसर्ग देखने को मिलेगा। जो स्त्रियां होती हैं, देखिए स्त्री कहिए पत्नी कहिए, पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है, वैसे स्त्रियां जो होती हैं उनके जो भी शब्द दिखेंगे उसमें आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और निजी जिंदगी में भी देखा जाए तो जिसके घर में महिलाओं की चलती है, तो जिसके घर में महिलाओं की चलती है, क्या ज़्यादातर घरों में महिलाओं की ही चलती है, तो वहाँ पे पुरुष क्या होता है, पुरुष बेचारा ही हो जाता है। और आज के टाइम में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा चल रही है। खैर आगे चलते हैं, याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रत्यय की, तो अगला प्रत्यय है अत्तिन प्रत्यय। क्या है, अत्तिन प्रत्यय है। तो अत्तिन प्रत्यय की बात करें तो इसमें तिह शेष बचता है। इसमें क्या शेष बचता है, इसमें ती शेष बचता है। अब बात करते हैं अक्तिन प्रत्यय की। तो अक्तिन प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ती शेष बचता है। जो अक्तिन प्रत्यय होता है इसमें क्या शेष बचता है, इसमें ती शेष बचता है, जो कि ध्यान आपको यही देना है। और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। ये दो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो अक्तिन प्रत्यय होता है वो प्रायः पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में, तो वो शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं और अक्तिन प्रत्यय में प्रायः ती शेष बचता है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे क्री में, क्री धातु में अक्तिन प्रत्यय लगा है तो इसमें कृति, इसका क्या बन गया, इसका कृति बन गया। नी धातु में अक्तिन प्रत्यय लगा है तो नीति बन गया। भू धातु में अक्तिन प्रत्यय लगा है तो भूति बन गया। भज धातु में अक्तिन प्रत्यय लगा है तो भक्ति बन गया। ठीक है, तो लेकिन सब में क्या बनेगा, सब में विसर्ग दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो जितने भी यहाँ पे अक्तिन प्रत्यय आपको दिखेंगे सब में ती शेष बचेगा और ती के साथ साथ आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। कभी कभी हम इसमें जो है गलती कर देते हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे स्वर आया हुआ ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ती शेष बचता है और इसके साथ विसर्ग लगा हुआ होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अक्तिन प्रत्यय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय की अगर हम बात करें तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, ये भी बहुत सरल है। इसमें जो है होता है ल्युट प्रत्यय में एक ल्यप प्रत्यय आपने पढ़ा है, तो ल्यप प्रत्यय में आप जानते हैं उसमें या शेष बचता है लेकिन उसमें शुरुआत में उपसर्ग होता है। अब ये है ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट प्रत्यय जो होता है इसमें ला और टा का लोप हो जाता है और यू जो होता है ये शेष बचता है, ये शेष बचता है। लेकिन जो यू होता है इसको जो है
युवर्नाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। देखिए इसमें ये सूत्र तो नहीं पूछेगा, इतना डीपली नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जो ल्युट प्रत्यय है इसमें ला और टा का लोप हो जाता है, बचता है यू, और यू को अन आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय में ला और टा का लोप हो जाता है, इसमें यू शेष बचता है, और यू की अगर हम बात करें तो यू को अन आदेश हो जाता है। और हाँ, ये जो प्रत्यय होते हैं ये प्रायः नपुंसक लिंग में चलते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने अक्तिन प्रत्यय पढ़ा है, तो अक्तिन प्रत्यय जो होते हैं जिसमें तिह तिह शेष बचता है वो प्रायः स्त्रीलिंग में चलते हैं, लेकिन जो ल्युट प्रत्यय होते हैं ये प्रायः नपुंसक लिंग में चलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें जो होता है लिख, जैसे लिख धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा है, तो आप जानते हैं ये नपुंसक लिंग में चलते हैं। और नपुंसक लिंग में जब कोई रूप चलता है तो वो कैसे चलता है? लास्ट में माँ देखने को मिलेगा हलंत के साथ, ये पहचान है ना, जानते हैं माँ देखने को मिलेगा। और इसमें जो है ल्युट प्रत्यय में अनशेष बचता है, तो देखिए भैया लिख में ल्युट धातु लगी है तो बन गया लेखनम। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो माँ है, अन्न नहीं है। भैया यहाँ लेखनम, अगर माँ हटा दो तो अन्न तो पढ़ने में आ रहा है ना, लेखन, लेखन, दान, दान, लेखन, कथन, ज्ञान, तो आया ना, अन्न लास्ट में दिख रहा है ना। लेकिन ये नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में माँ लग जाता है लास्ट में, ये आप जानते हैं। तो सब में आपको अन्न तो दिख रहा है, अन्न के साथ माँ भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है। तो ये इसमें थोड़ी सी विशेषता है, समझने का बस प्रयास कीजिएगा कि इसमें हम कह क्या रहे हैं। यानी कि ल्युट प्रत्यय जो होता है इसमें ला टा का लोप हो जाता है, यू शेष बचता है, यू को अन आदेश हो जाता है। और ये जो शब्द होते हैं, ये प्रत्यय जो होते हैं प्रायः नपुंसक लिंग में चलते हैं। और नपुंसक लिंग की बात करें तो इसमें जो रूप चलेगा वो अनम अनम करके आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से तो हो जाएगा लिख धन ल्युट बराबर लेखनम हो गया, दा धन ल्युट बराबर दानम हो गया, कथ धन ल्युट बराबर कथनम हो गया, ज्ञा धन ल्युट बराबर ज्ञानम हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया ल्युट प्रत्यय के बारे में। तो आज जो है हम बस 6 प्रत्यय को पढ़ते हैं। देखिए अगर और भी प्रत्यय हैं अभी, और मैं कोशिश यही करूँगी कि कल जो है आपका पूरा प्रत्यय समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रत्ययों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए एक वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं एक वीडियो में लेके आती तो शायद 1.5 घंटे की क्लास हो जाती, तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। इसलिए जो है मैंने सोचा कि आज आधा मैं पढ़ा दी हूँ, 6 को आज मैंने पढ़ा दिया है, बाकी जितने बचे हैं उनको कल मैं पढ़ा दूंगी, और जो महत्वपूर्ण हैं बस उन्हीं पे चर्चा होगी। और स्त्री प्रत्यय भी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, और बाकी कल जैसा टाइम रहेगा तो कल प्रश्नोत्तरी भी करा देंगे। कल अगर वीडियो लंबी भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हम कोशिश यही करेंगे कि कल पूरा प्रत्यय समाप्त कर दें। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, और प्रत्यय आपको समझ में आया कि नहीं। प्रयास मैंने किया है समझाने का, अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं कल जब क्लास की शुरुआत करूँ तो उसको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, और बाकी एक दिन की क्लास है समास की, मैंने समास नहीं पढ़ाया है तो समास को भी मैं लेके आऊँगी। तो जितने भी लोगों को समास पढ़ना है वो परेशान ना हो, मैं समास ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।